थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम अगेन वही है बेटा, थ्योरम का मीनिंग मालूम है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, चीजें आसान हो जाती है। अब देखो थ्योरम 9.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पढ़ो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो बेटा ये थ्योरम अगेन एक ही सर्कल पे लागू होती है, सिंगल। देखो बेटा अगर आपके पास एक सर्कल है, मान लो कि अपने दो कॉर्ड बनाए, एक कॉर्ड का नाम है ए बी, ये मान लो कि अपने अंशी ने बनाई, और एक कॉर्ड का नाम है मान लो कि सी डी, ठीक है, ये मान लो कि अपने गाथा ने बनाई। दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, मान लो कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। चलो एक और बना लेते हैं, ये अपने पोपटलाल ने बनाई ई एफ, ये भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब काम करते हैं, सर्कल में सेंटर भी होगा। अब अगर अपन कॉर्ड के जो एंड वाले पॉइंट है इसको अगर अपन सेंटर से ज्वाइन करें तो हम देख रहे हैं कि हर कॉर्ड सेंटर पे एक एंगल बनाता है, हाँ क्या ना। सिमिलरली कॉर्ड ईएफ के भी एंड पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये ईएफ वाला एंगल, तो क्या बोलेंगे ये जो एंगल है ये इस कॉर्ड ए बी ने कहा बनाया है, सेंटर पर। ये वाला एंगल किसने बनाया है, ईएफ ने। सिमिलरली सी और डी की जो कॉर्ड है उसके भी एंड पॉइंट को आप सेंटर से जोड़ दो तो भी आपको एक एंगल मिलेगा, सही है। तो हर कॉर्ड को अगर अपन सेंटर से ज्वाइन करें तो एक एंगल बनेगा, राइट है। अब थ्योरम ये बोलती है कि अगर एक ही सर्कल में सारी, अगर आपने मान लो कि जो कॉर्ड बनाई है सारी इक्वल है, अगर सबकी लेंथ इक्वल है तो उनके सेंटर में बनने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो अगर मान लो कि ये 50 डिग्री है तो सब कितने हो जाएंगे, 50। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके द्वारा बनाया गया सेंटर वाला एंगल भी इक्वल होगा। मान लो कि कॉर्ड इक्वल नहीं है तो सर, मान लो कि ये कॉर्ड मैंने बनाया ई एफ, इसका नाम है जी एच, ठीक है। तो मैं जी और एच को ज्वाइन करता हूँ, मान लो कि इसने ये एंगल बनाया, जी एच की लेंथ मान लो कि 3 सेंटीमीटर है। अब ये तो इससे अलग है ना, तो अगर कॉर्ड की लेंथ अलग है तो एंगल भी कैसा होगा, अलग, मान लो कि 40 30 जो भी। तो अगर इक्वल कॉर्ड है तो उनका सेंटर पे एंगल कैसा होगा, इक्वल। तो थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मान लो कि एक ही सर्कल में 10 कॉर्ड है, सबकी लेंथ सेम है, तो उन सबका एंगल कैसा आएगा, सेंटर वाला से। और अगर मान लो कि कॉर्ड अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग आएगा, सीधी सी बात है, हाँ कहना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये थ्योरम 9.1 का मतलब, तो इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब उल्टा, कॉर्ड इक्वल तो सेंटर वाला एंगल इक्वल, उल्टा सेंटर वाला एंगल इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल, उल्टा। थ्योरम 9.2 तो क्या बोलता है, देखो वो ये बोलता है कि मान लो कि इस बार वापस से कॉर्ड बना, ठीक है, ये कॉर्ड बनाई सामर्थ्य पी क्यू, ये कॉर्ड बनाई क्रिनल ने गॉडी, ठीक है, जी डी। क्या गुस्से होती है रे यार, क्या रे ढिगली, बीड़ी पीनी है। मुझे लगा अभी साक्षी है ना, ऐसे वो उठाएगी अपना वो डब्बा ओ बाहर करके, नहीं। ओए ढिगली तू गुस्से तो नहीं होती ना, ओए ढिगली, ए गॉडी गुस्से तो नहीं होती ना। हाँ देखो, जैसे ही गॉडी बोला हाँ बोल दिया, और ढिगली बोलता हाँ नहीं बोल दिया, तो क्या मैं क्या बुलाऊं फिर। ओके देखो, मान लो कि एक कॉर्ड जो सामर्थ्य ने बनाई है पी क्यू, उसका जो सेंटर वाला एंगल है वो 10 डिग्री है, और जो कॉर्ड अपने किसने बनाई है, क्रिनल ने, है ना, उसका भी एंगल 10 है। हाँ मुझे ये नहीं मालूम कि इसकी लेंथ क्या है, वो नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है कि सामर्थ्य वाला जो कॉर्ड है वो भी सेंटर पे 10 एंगल बना रहा है, और जो अपनी जो क्रिनल है उसका वाला भी कॉर्ड कितना बना रहा है, सेंटर पे एंगल 10 बना रहा है। तो अगर सेंटर वाला एंगल सेम तो कॉर्ड की लेंथ भी कैसी होगी, बस ये समझना। तो फंडा क्या है देखो, कॉर्ड, अरे क्या, कॉर्ड की लेंथ इक्वल
तो सेंटर वाला एंगल भी कैसा? ये क्या बोलता है? सेंटर वाला अगर एंगल इक्वल तो कॉर्ड भी कैसी? इक्वल। उल्टा पुल्टा। बात समझ में आएगी नहीं है? डन। पर ये एक ही सर्कल में लागू होता है, ऐसा नहीं बोलना है कि सर देखो ये एक सर्कल, दूसरा ये सर्कल, दो अलग अलग सर्कल, इसके अंदर कॉर्ड 7, इसके अंदर भी 7, तो इसका एंगल 50, तो इसका एंगल भी 50 ना। दो अलग अलग सर्कल है तो उन पे लागू नहीं है। समझ गए? एक ही सर्कल की बात करें। अरे भाई हाँ के ना? डन। ठीक है। ओके। अब अपन एक्सरसाइज 9.1 कर सकते हैं, काफी इजी। उस एक्सरसाइज 9.1 में एक कंसेप्ट आया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो हम जानते हैं, पर ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स किस बला का नाम है, ये समझना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सर्कल दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? अब एक ट्रायंगल में का रेडियस आता है बेटा, बांध कर गई ये तू आज। लगता है सब आंसी वाली दवाई पी के आए हैं। हाँ भाई सर, दो ट्रायंगल इक्वल होने का मतलब, कॉमन होने का मतलब है कि सर वो दोनों ट्रायंगल डिट्टो सेम, सब कुछ मैच करेगा उन दोनों का, उन दोनों का साइड मैच करेगा, उन दोनों का एंगल मैच करेगा, सब कुछ सेम। इन शॉर्ट वो दो सर्कल एक ही है, बस हमने एक ही सर्कल, एक ही ट्रायंगल को दो बार बना दिया, वो दोनों एक ही ट्रायंगल है। जब हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम हम शक्ल, डिट्टो सेम, सब कुछ सेम। तो अगर मैं बोलूं दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों डिट्टो सेम सर्कल। अच्छा, दो सर्कल को अगर आपको सेम रखना है तो आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? रेडियस का। अरे भाई हाँ के ना? देखो सुन, मैंने एक सर्कल बनाया रेडियस का, एक रेडियस ली मैंने 3 सेंटीमीटर, वो मैंने बनाया अमेरिका में जाके। फिर मैंने इंडिया में आया, मैंने यहाँ भी बनाया रेडियस 3 सेंटीमीटर का सर्कल, दोनों सेम ही तो होंगे, रेडियस सेम है। दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं तो क्या दिखाना है? उनका रेडियस क्या है? इक्वल। जब भी बोले सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, समझ जाओ रेडियस आर इक्वल। अरे हाँ के ना? अरे ढिंगलियो हाँ के ना? तो जब भी सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिए जाएंगे, आपके माइंड में क्या आएगा? उनकी रेडियस कैसे आपस में? इक्वल। हाँ के ना? डन। मेरा जाने समझ गया? ओके। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 9.1। बेटा जाने सुना, नई वाली बुक ले ली मैथ्स की? हाँ बेटा, तो उसको लेके बैठना बेटा, ठीक है ना? अब देखो बेटा एक्सरसाइज, अगर ओल्ड बुक है तेरे पास बेटा जाने सुना है, उसमें एक्सरसाइज 9.2 होगा शायद ये। अब 10.2 सॉरी, 10.2। अच्छा अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या क्या लिखा है पढ़ो। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ये तो उन्होंने बताया है कि कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम रेडियस। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे होता है। प्रूव दैट इक्वल chords of congruent circles subtend equal angle at the center। सर इधर थ्योरम नहीं होगी? एक मिनट, राइट? राइट और रॉन्ग? ओए वापस पढ़ो स्टेटमेंट ढिंगली। पढ़ क्या लिखा है। इक्वल कॉर्ड सबस्टेंड मतलब इज मेकिंग इक्वल एंगल सेंटर, तो थ्योरम है सर 9.1 नहीं है। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रूव करना है तो थ्योरम क्यों नहीं कर लेते ढिंगली? बिल्कुल, वो थ्योरम किसी एक सर्कल पे लागू होती है। यहाँ पे दो दिखा लिखा कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो अलग अलग सर्कल है। एक सर्कल C1, मान लो कि एक सर्कल बनाया है रीमा ने, एक बनाया है मान लो कि अपने पोपट ने। हाँ क्या ना? और रीमा वाला सर्कल और सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इतना दिया हुआ है। उसके अंदर एक कॉर्ड है 7 सेंटीमीटर की, इसके अंदर भी कॉर्ड है 7 सेंटीमीटर की। अब बोला कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और इनके कॉर्ड भी इक्वल है, तो इसका जो एंगल बनेगा सेंटर पे, इसका जो बनेगा सेंटर पे, वो इक्वल प्रूव करना है। दो अलग अलग शब्द की बात हो रही है इस बार, ये थ्योरम का प्रूव नहीं हो रहा है, ये कुछ अलग क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे दो अलग अलग, देखो पढ़ो लाइन पढ़ो, वो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड, अब जो लाइन है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स
दो अलग अलग सर्कल, पर क्या दिया हुआ, सर्कल कैसे कॉन्ग्रुएंट, व्हेन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट रेडियस आर इक्वल। ठीक है, तो देखो डायग्राम ऐसा बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल नंबर C1, सर्कल नंबर C2। ओके, इन दोनों में इसमें कॉर्ड बनाएंगे AB, इसमें कॉर्ड बनाएंगे PQ। गिवन क्या क्या है, गिवन है C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2, दोनों का रेडियस इक्वल। और क्या गिवन है, इक्वल कॉर्ड है, दोनों के कॉर्ड AB और दूसरे वाले का PQ वो भी इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि C1 में सेंटर पे एंगल बना है AOB और इसमें एंगल बना है ABC, ले लेते हैं इसको, और या PQR ले लेते हैं। तो प्रूव करना है कि सेंटर वाला एंगल ACB इज इक्वल टू PRQ। यहाँ देखो सब बच्चे, यहाँ देखो सब, देखो क्या बोला है, दो सर्कल अलग अलग, दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर इसका रेडियस R1 इसका रेडियस R2, दोनों रेडियस कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंट का, तो ये तो गिवन है कि रेडियस इक्वल है। दूसरा गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब इसका कॉर्ड AB और इसका सर्कल में कॉर्ड कौन है, PQ, वो उनकी लेंथ भी इक्वल दी हुई है। अब रीमा वाले सर्कल में सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, ACB, और इसके इसके पे कौन सा बन रहा है, PRQ, सेंटर में ना R नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो। अच्छा, तो मुझे बस ये सेंटर वाला एंगल इक्वल दिखाना है। देखो अगर ये एक ही सर्कल होता तो मैं बोलता 9.1, क्या बोलता मैं, 9.1, क्या बोलता 9.1, एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इक्वल तो सेंटर वाला एंगल भी इक्वल, प्रूव करना ही नहीं फिर तो। पर यह सर्कल अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो अब सर देखो आपके माइंड में क्या आएगा, सर देखो ये जो ट्रायंगल है, एंगल है ACB, ये ट्रायंगल ACB में आता है, ये वाला एंगल आता है ट्रायंगल PRQ। अगर आपको दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल इक्वल दिखाने हैं तो क्या करना चाहिए हमको, कॉन्ग्रुएंट। अरे हाँ, ऐसे करते हैं ना, दो अलग अलग सर्कल है, दोनों में एंगल आ रहा है, दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल को इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। तो अब आपके माइंड में आया कि किसी भी तरीके से ABC और PQR को क्या कॉन्ग्रुएंट, कौन बताएगा, सोचो। जैनेश, ओए जैनेश लाल, समझ में आया। हाँ, आंसर देगा। हाँ भाई, ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, क्योंकि एंगल C और एंगल R इक्वल दिखाना है ना बेटा, बात समझ में आ रही है। और जब दो एंगल इक्वल दिखाने होते हैं हम हमेशा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, तो तब लगता है सीधी सीधी, समझा। अच्छा भाई, तो क्या कैसे करेगा बता, ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सामर्थ्य। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा बता, पांच रूल है, कौन सा रूल। सोच, पोपट लाल, कैसे। हाँ, ठीक है, देखो इस ट्रायंगल में AB, इस ट्रायंगल में PQ इक्वल, क्योंकि AB और PQ कॉर्ड इक्वल गिवन है पहले। इस ट्रायंगल में AC रेडियस, इस ट्रायंगल में RQ भी रेडियस, दोनों इक्वल गिवन है, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। फिर इसमें ये रेडियस BC, तो बचा हुआ ये भी इक्वल ही है, बोला रेडियस आर इक्वल, R1 R2 इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल। तो तीनों साइड इक्वल, कौन सा रूल, S आ गया सीधी सीधी से, बोला जाने समझ गया।
फाइन, अब हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों गिवन। फिर लिखोगे ए सी इज इक्वल टू आर क्यू और बी सी इज इक्वल टू पी आर। क्यों? क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब रेडियस इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल। बाय एस 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 रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PRQ। ABC नहीं, गलत लिखा है, ABC। अब P, तो A है थर्ड वाले के सामने, यहाँ थर्ड के सामने कौन है? Q। B, B है डबल के सामने, यहाँ कौन डबल के सामने है? P, तो QPR। अब कौन सा एंगल चाहिए हमको? C, और वहां चाहिए एंगल R, तो ये मैच कर ही रहा है, थर्ड पे C है, थर्ड पे R है, मैच कर गया, CP देयरफॉर एंगल ACB फर्स्ट थर्ड सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड सेकंड QRP। अप्रूव हो गया। फटाफट लिखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो बेटा, इसका उल्टा है। इसमें क्या बोला है? कॉड इक्वल है तो एंगल इक्वल दिखाओ, उसमें एंगल इक्वल दिया हुआ है तो कॉड इक्वल दिखाना है, उल्टा करना है जस्ट। अगेन सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो दो अलग अलग सर्कल है। डोंट से सर थ्योरम 9.2 एंगल इक्वल तो कॉड भी इक्वल, वो एक ही सर्कल में होता है। यहाँ पे दो क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कौन कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटा, उसमें सेम टू सेम है। कौन सा वाला? अब इतना ही तो है, जल्दी जल्दी लिख, पूछने की बुआ। क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है? प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट मतलब दो अलग सर्कल है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट मतलब रेडियस इक्वल दिया है। प्रूव दैट कॉर्ड्स विच सबटेंड इक्वल एंगल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड एंगल इस बार इक्वल बना रहे हैं, तो प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड भी कैसे हैं? इक्वल। तो अगेन दो सर्कल लिए मैंने, C1 C2। C1 में कॉर्ड AB है, C2 में कॉर्ड PQ है, दो अलग सर्कल है।
दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों का रेडियस R1 और इसका रेडियस R2 इक्वल होगा। फिर क्या गिवन है कि इस कॉर्ड AB ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, वन सर्कल में एंगल C, और सेकंड सर्कल में कॉर्ड ने क्या एंगल बनाया, एंगल R। ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल C और एंगल R इक्वल दिया है। तो प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ। नाउ वी कैन नॉट अप्लाई 9.2 बिकॉज यहाँ दो अलग अलग सर्कल है। 9.2 कब अप्लाई होती है, जब सेम सर्कल होता है, कि भाई सेंटर वाला एंगल इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल बट इन द सेम सर्कल। ये दो अलग अलग सर्कल है। तो अब आपके माइंड में कैसे आएगा, सर अगेन यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, पहले वाले में एबीसी और दूसरे में बन रहा है पी क्यू आर। हमको ए बी और पी क्यू इक्वल दिखाना है। अब दो अलग अलग ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल दिखानी है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। ठीक है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए 5 रूल है। कौन सा अप्लाई करोगे बताओ भाई, हैंड रेज करो। हाँ भाई, जेनिस टू है क्या नहीं है? जेनिस बाबू, हाँ इन है क्या आउट है बेटा? हाँ बोल। ये तो बेटा प्रूव करना है बेटा। चलो क्वेश्चन 9.2 तो पढ़। क्या लिखा है देख ले भाई, क्या लिखा है। इफ कॉर्ड्स, ऐसा क्या लिखा है, इफ इक्वल कॉर्ड्स, ऐसा लिखा नहीं है मतलब। इफ कॉर्ड मेकिंग इक्वल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर वाला एंगल क्या लिखा है, इक्वल, देन प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स तो प्रूव करना है बेटा। तो तू डायरेक्टली बोल सकता कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, वो तो प्रूव करना है। कोई और रूल आ रहा है माइंड में जनिश? इसलिए जनिश ध्यान से सुना कर, ये बहुत ही इजी वाला सम है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया बेटा, तू ऑनलाइन में सही से फोकस नहीं कर रहा है। ऑनलाइन में तेरा मुझे 100% अटेंशन चाहिए बेटा, समझ रहा है? सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठना बेटा, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। देख, अगर अपन किसी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत तो फल मिलना चाहिए बेटा। मैं 100% उम्मीद नहीं रखता, पर थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए। आई थिंक कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर करने के बाद में अगर ये क्वेश्चन अगर तू अटेंड नहीं कर पा रहा है इन दो ट्रायंगल में, मतलब कहीं ना कहीं तू ध्यान नहीं दे रहा है बेटा। मतलब तू ऐसे ही बस बैठा के मेरे सामने, जब मैं यस वो पूछता हूँ तो हाँ माइक ऑन कर लेता है, बाकी तेरा ध्यान इधर उधर रहता है बेटा। अगर ऐसा है जैनिश, तो तू खुद को भी धोखा दे रहा है, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। समझ- नहीं नहीं जैनिश, तुम्हें बात अभी समझा नहीं है। मेरी बात सुन, तू समझा नहीं है अभी, तो मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये तरह से बोल रहा हूँ कि तेरा ध्यान, तू अटमोस्ट 100% अटेंशन से नहीं बैठता। मैं इतना कह रहा हूँ, और ये मैंने बहुत लंबे समय से नोटिस किया ये बात। अगर इसी तरीके से चलेगा जैनिश तो काम नहीं बनने वाला। एक बात ध्यान रखना बेटा, टाइम पास नहीं हो रहा है। सिर्फ ट्यूशन करने के लिए नहीं बैठना है, कुछ सीखने के लिए वहां बैठना है, कि सम तुझसे खुद से बने। ऐसे तो टाइम पास करेगा तो ये तेरे लिए भी अच्छा नहीं है, और इट्स द वेस्ट ऑफ द मनी विच यू आर पेइंग। इसलिए पूरे मन से बैठा कर। अपन जो पिछले चैप्टर में सम किए हैं वो भी अपन हर हर बार होमो से डिस्कस करते हैं। अब देख, अगर जेनिस तेरा 100% अगर एफर्ट नहीं होगा ना बेटा, मैं यहाँ कितने एफर्ट लगा दूं, कोई काम का नहीं है। वो नील बट्टे सन्नाटा ही है बेटा। और अगर तू पहले तो ये इतना कंफर्म कर, क्या तुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने मैथ्स में या नहीं, हाँ या ना? तो फिर ऐसे कर्म कर, क्योंकि सिर्फ शब्दों से बोलने से वो नहीं आएगा, तुझे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे अपने घर पे। तुझे बैठना पड़ेगा, 10 3 4 सम लगाने पड़ेंगे, तब तुझ में इंप्रूवमेंट आएगा बेटा, वरना नहीं आने वाला। वरना सब दिल बट्टे सन्नाटा है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। कि 5 बजे 5:30 बजे बैठ के कैमरे के सामने हाँ सर बोल दिया।
जय श्री राम, बाकी सब भगवान देखेंगे। ऐसे नहीं होता है। चलो भाई, कौन बोलेगा आप में से? हाँ, सामर्थ्य बोलो। कौन? RHS। इसके 90 कहाँ है बेटा? 90 चाहिए। 90 है नहीं। फ्लॉप। ठीक है, अभी पोपट को फिर इस पर आरक्षण नहीं देंगे। 4 5 6। 6 6 6 6। घटा भी है, 1 2 3 4 5 6, तू भी है। 7 तू। नहीं करेगी तो या, हाँ। सो ये यहाँ पे आया पोपट, ये फिर तू थी, तू गई, फिर रीमा। तेरे बाद तू भी थी, वृंदा। वृंदा और रीमा। रीमा है। रीमा बोल। ऐसे। एस कौन सी दो साइड? उधर। उधर यहाँ ए सी उधर। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल में AC वो R1 है, इस ट्रायंगल में PR वो R2 है। R1 R2 इक्वल है क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है ना। क्या मतलब कॉन्ग्रुएंट का? रेडियस इक्वल। तो आपने क्या बोला सर, AC R1 है और PR R2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसमें मैं सिंगल सिंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर सर एंगल C और एंगल R इक्वल है, गिवन है। ये एक एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कौन है? BC। यहाँ पे कौन है? RQ। यहाँ पे लिखा है R1, यहाँ पे लिखा है R2। तो रेडियस इक्वल गिवन ही R1 R2। तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब देखो बेटा, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल। क्या बोलते हैं उसे? SAS। राइट और रॉन्ग? SAS से कॉन्ग्रुएंट, CPCD से AB और BC, AP और PQ इक्वल। डन। बड़ा जने समझ गया? समझ में आया? हाँ भाई। भाई देख, SSS लगाने के लिए एक AC, एक PR, एक BC, एक RQ, फिर तीसरा साइड होगा AB और PQ। पर वो तो इक्वल प्रूव करने हैं भाई। SSS के लिए AB और PQ इक्वल दिए होने चाहिए, वो दिए थोड़ी है, वो तो प्रूव करना है। SSS का मतलब होता है कि तीनों साइड इक्वल है पहले से ही। समझ रहा है? यहाँ पे हमारे पास में केवल दो साइड ही इक्वल है, एक AC PR ये एक साइड, एक BC और RQ ये दूसरी साइड। अब जो तीसरी बची AB और इसमें वहां से बची तीसरी PQ, वो इक्वल नहीं दी हुई है, वो प्रूव करना है। तो पहले से ही इक्वल लिखेगा बेटा, तो फिर प्रूव क्या करेगा? समझ रहा है? इसलिए तो ले नहीं सकता बेटा। तो AC इज इक्वल टू PR, फिर BC इज इक्वल टू RQ। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और रेडियस इक्वल है। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R जो कि X है, जो कि गिवन है। तो दो साइड उनके बीच वाला एंगल बाय SAS रूल, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए आ रहा है डबल के सामने, यहाँ कौन डबल के सामने है? P। फिर सेकंड पे C आ रहा है, वहां पे X, यहाँ पे R का है R। बचा हुआ Q। अब मुझे क्या दिखाना है? AB फर्स्ट थर्ड, PQ फर्स्ट थर्ड, ऑटोमेटिक मैच कर गया। CPCT। डन। देखो अब जो आएगी एक्सरसाइज ना, वो थोड़ी सी डिमांड नहीं। उसमें जो थ्योरम्स आएगी वो भी थोड़ा टेक्निकल थ्योरम्स है। ठीक है? तुमको जितना अच्छे से थ्योरम्स का मीनिंग समझ में आएगा, उतना ही तुम्हारे लिए चीजें आगे जाके आसान हो जाएगी। वापस बोल रहा हूँ, 9.3 में कुछ सम मैं बताऊंगा, जो तुमको चार सम है, वो चारों तुमको है ना इतनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस समझा दूंगा अच्छे से। फिर चारों बार इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना कि अगर एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है, जैसे भी इन चैप्टर से क्वेश्चन बैठे बैठे आएंगे, तुम्हारे बुक से आएंगे, बाहर से आएगा नहीं ज्यादातर। रीजन भी चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
ठीक है, तो इनमें बुक के अगर किसी को समझ में आए तो वो इनफ होता है, क्योंकि वो भी इतना पहुंचना एक बड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो बुक के जो है वो तो एक समय ऐसे करना है कि बस नींद में भी उठा फिर हाँ सीधी सीधी हो गया, ऐसा करना है। उसका ट्रिक यही है, बस हर दिन होमवर्क तो सॉल्व करो, करते जाओ, नहीं आता है तो जब सिखाया तो माइंड में नोटिस करो, इसमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी 9.2 में वैसा है, मैं जो 4 सम बोलूँ ना आज सिखाने के बाद में, तुमको घर पे जाना है 3 4 जो तुमको जब भी फ्री टाइम मिले स्कूल में एक बार सॉल्यूशन देखा, एक बार देखना कि हाँ कैसे किया, सब पहले समझ लेने का, रट्टा नहीं मारना, समझना है कि ये किया, ये क्यों किया, अच्छा ये ऐसा इसलिए किया, इसे स्टेप समझ लो, बाद में फिर फट से खुद से समझ समझ के लिखो, हाँ ये है सीबीसीटी आर, ये एच, ये एस, जो भी है इस तरीके से। तो मैंने बोला कि जो अभी जो वीकली और राउंड आएगा जाने वाले में, उसमें टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। राउंड में आधा आरडी आ सकते हो, मैं प्रैक्टिस समझेगी उसमें से आएगा। हाँ बस उस बार बोल रहे हो और अरे जो भी बोले, जो तो भी, इसमें तो भी एनसीईआरटी आएगा। चलो अभी तुम्हारे वीकली आएगा ना, उसमें आइडिया आ जाएगा कि मैम क्या पूछेंगे, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया। ओके देखो, अब आगे है थ्योरम से कुछ, वो समझेंगे। दो थ्योरम है 9.3 और 9.4, पहले वो समझते हैं अच्छे से। देखो थ्योरम 9.3 क्या बोलती है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले तो एक, अगेन ये एक सिंगल सर्कल पर लागू होती है, एक सर्कल होता है और एक कॉर्ड, ठीक है। मान लो कि कॉर्ड ए बी है, ठीक है, और ये रहा आपका सेंटर। अब देखो मान लो कि ये कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस सेंटर से ना, इस ओ से मैं इस कॉर्ड ए बी पे बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ। जैसे मैंने अगर ओ सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन बनाई, लेट अस से ये, क्या ये ओ सी ए बी के परपेंडिकुलर है? 90 नहीं बन रहा, दिख ही रहा है ना। अच्छा देखो, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी इसने ए बी के दो टुकड़े किए, एक ए सी और दूसरा राइट है, क्या दो टुकड़े इक्वल है? नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, क्या ये वाली लाइन लेट अस से टी, क्या ये ओटी परपेंडिकुलर है ए बी के? 90 बना रही है? नहीं। अभी भी दो टुकड़े हुए ए बी के, एक ए टी और टी भी, आप देख सकते हो दोनों इक्वल टुकड़े नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप धीरे धीरे एंगल को पास में देख लो, क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है? नहीं ये भी नहीं दिख रहा है, ये तो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। लेट अस से ये आर है, तो ये ओ आर अगेन 90 नहीं बना रहा है, तब भी दो टुकड़े हो रहे हैं ए बी के, एक ए आर और एक बी आर, पर अगेन दो इक्वल नहीं है। अगर आप सेंटर ओ से इस कॉर्ड ए बी पे एक ऐसी लाइन बनाओ जो 90 डिग्री हो, तब उसके दो टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे? दो। और वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे। शर्त क्या है कि आपको सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाना है, वो तो बना ही सकते हैं, पर किसने रोका है? अरे हाँ के ना, ये पॉइंट है, वहां से स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री, हाँ के ना। तो आप समझना, अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाओगे, उस समय उस कॉर्ड के दो टुकड़े होते हैं और दोनों कैसे होते हैं आपस में? इक्वल। तो अगर ये पूरा 8, तो ये 4 और ये 4, इन शॉर्ट में ए टी इज इक्वल टू बी टी, ये और ये। तो थ्योरम क्या बोलती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल मतलब बाइसेक्ट, दो टुकड़े के मतलब क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, समझ गए? अगर सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सेंटर से बनाया हुआ 90 डिग्री वाली लाइन कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करती है, इसको बोलते हैं कैसे इंग्लिश में? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। डन। तो अब से जब भी सेंटर से कॉर्ड पे
90 डिग्री ड्रॉ किया जाए, आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा? कॉर्ड के दो टुकड़े, दोनों कैसे? इक्वल। ये पहले आपके माइंड में आना चाहिए। अगर सेंटर से ड्रॉ, देखो अगर हमने 90 को सेंटर से ड्रॉ नहीं किया, मान लो इस पॉइंट से ड्रॉ किया, चलो वी कैन ड्रॉ 90 डिग्री दूसरे पॉइंट से, सब वो दो टुकड़े इक्वल नहीं होंगे, समझे? सेंटर से 90 ड्रॉ करना। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई? सेंटर वाला 90, सेंटर वाला परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। दो टुकड़े कैसे होते हैं कॉर्ड के? इक्वल। ये 9.3 थ्योरम। अब इसका उल्टा, मान लो कि एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, ठीक है? और इस कॉर्ड का एक वी विल टेक मिड पॉइंट, ताकि जानबूझ के बाइसेक्ट हो। इसमें क्या बोलता है? 90, 90 है, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होता है। इसमें उल्टा, मान लो कि दो टुकड़े, इसमें क्या होता है? 90 तो दिया होता है, दो टुकड़े इक्वल प्रूव होते हैं। अरे हाँ के ना? इसमें क्या होता है? दो टुकड़े पहले से इक्वल दिए, मान लो कि तुमको एक कॉर्ड ए भी दे दिया, तो तुम उसका सेंटर ले ही लोगे, है ना? कि भाई हाँ, ये मान लो कि 10 है तो ये 5। अरे हाँ के ना? तुमने से सेंटर पकड़ लिया, मान लो कि वो सी है, तुमने उस सेंटर को ज्वाइन कर लिया उस कॉर्ड के सेंटर। अब क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, देखना पड़ेगा मुझे। आ गया वो जनीश बेटा? शायद खत्म हो गया ना, सब हो गया था। देख लेंगे। जनीश बेटा बोर्ड दिख रहा है? ओके फाइन। अब सब सुनो, देखो अब जूम आउट करना है। ये बोर्ड पूरा दिख रहा है ना, ये वाला तो नहीं दिख रहा है? हाँ। अब ठीक है, डन। ओके, अब देखो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपने सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड के दो टुकड़े करेगा, दोनों कैसे होंगे आपस में? इक्वल। तो ऐसे वैसे बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, दो टुकड़े इक्वल। इसमें क्या होता है? हम पहले से ही कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ले लिया सी, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, कर दिया तो बन गया ओसी लाइन। तो पहले से मालूम है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। अब अगर हम उस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ना, वो गारंटी परपेंडिकुलर ही होगी। तो उल्टा क्या होता है? लाइन विच बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसमें क्या पहले क्या आ रहा है? बाइसेक्ट। वो लाइन जो कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करती है, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये क्या बोलता है? देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द, परपेंडिकुलर है तो बाद में बाइसेक्ट होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं? लाइन विच बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, बाद में क्या आएगा? परपेंडिकुलर। अरे हाँ क्या ना? तो सेंटर से ऐसी लाइन जो 90 बनाए, तो कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करेगी। दूसरा, सेंटर से एक ऐसी लाइन जो कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करे, मतलब बाइसेक्ट करे, तो उसको क्या बनना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। उल्टा पुल्टा होता है, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड बाइसेक्ट तो परपेंडिकुलर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेंटर से बनने वाली सारी लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती है, केवल कौन सी होती है? जो कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करे, वही होती है। अरे हाँ के ना? ये बात समझ में आ गई, राइट? तो ये क्या बोलता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बनने वाला 90 डिग्री बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या बोलता है? सेंटर से बनने वाला बाइसेक्ट क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। अरे हाँ के ना? तो अब से क्या होगा पता है? जब भी तुमको कहीं देखो कि यार सेंटर से कॉर्ड पे 90 ड्रॉ किया है, तो मन में क्या आएगा? दो टुकड़े इक्वल। उल्टा, कभी अगर ऐसा दिखे कि यार कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल हो रहे हैं और उसको ज्वाइन किया है सेंटर से, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर। समझे? और जब मैं ये यूज करूंगा ना, तो आपको और समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अरे हाँ क्या ना? समझ गए? इतना डन है, क्लियर है, पक्का? ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है डिस्टेंस का। देखो, डिस्टेंस जैसे सुनने में तो बहुत छोटी सी छोटा सा शब्द है, डिस्टेंस तो क्या है, बहुत इजी चीज है, पर देखो कंफ्यूजिंग बहुत है।
कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं कि मेरा, मैं जो खड़ा हूं अभी, मेरा और आंशी के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। मैं बोलता हूँ 100 किलोमीटर। लो, मैं बोलूं कैसे क्या, ऐसे घूम के इधर हाँ, उधर इट डिपेंड अपॉन द पाथ विच आई टेक। मैं बोलूं कि भाई बाल मुकुंद से यहाँ पे दिव्य जीवन से स्कूल कितनी दूर है, तो डिपेंड है कि आप सीधा गए हो कैसे घूम के गए हो, अहमदाबाद घूम के आए हो। अरे भाई, यहाँ के ना दो पॉइंट के बीच का मैं आपको बोलूं कि बताओ, ये सैम डॉन, ये आंशी डॉन, दोनों की डिस्टेंस कितनी? डिपेंड कि सीधा आप सैम से आंशी के पास गए, ऐसे 1 ऐसे 2 है क्या ना बेटा अभी? हाँ, तो अगर सीधा गए तो ये डिस्टेंस, आप यूं 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 ऐसे ऐसे करके ऐसे गए, तो ये इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया। द डिस्टेंस, आप समझो, साइन देखो, जो भी मैथमेटिशियन थे ना उनके सामने भी क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन क्या था कि सिंपल सी बात है कि मान लो कि अगर एक लाइन ले ली जाए और एक पॉइंट ले लिया जाए, सही है? अब कोई अगर आपको ये पूछे कि इस पॉइंट ए का इस लाइन से दूरी कितनी है, तो वृंदा बोले कि सर मैं तो ऐसे मापूंगी, ये दूरी है मेरे लिए, तो ये ए वी वृंदा वाली दूरी, ये ए जी गाथा वाली दूरी, ये ए के किरण वाली दूरी, ये ए एस शौर्य वाली दूरी। सब आ गए। ठीक है, मैं बोलू नहीं, मेरे तो ये ए बी। जनेश बोलेगे ना, मेरे तो ए जे। तो ये तो डिपेंड है भाई, अब तो किसको डिस्टेंस बोले, और सब अलग अलग आएंगे, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, तो फिर इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस किसको माने? इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको किसको? अब नहीं, तो फिर तो गलत है, फिर सबका आंसर अलग अलग आएगा, ये तो कंफ्यूजन हो गया फिर। अरे हाँ, ना जब ये प्रश्न सामने आया मैथमेटिशियन के, तो उन्होंने फिर क्या बोला पता है? उन्होंने एक सिंपल कंसेप्ट बना दिया, जब भी आपको किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालना है, आपको उस पॉइंट से उस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो वो तो एक ही लाइन होगी, वो सिंगल लाइन होगी, राइट है? ये सब तो 90 होती नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं, ये 90 90 नहीं, ये 90 नहीं, ये 90 नहीं है। केवल एक ही लाइन होती है जो इस पॉइंट से बनेगी, इस लाइन पे जो 90 बनाती है। और ये जो डिस्टेंस होगा इतना इतना, इसको बोलेंगे, इस लेंथ को बोलेंगे, मान लो कि ये आया 7 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस 7। इन सबको खारिज कर दिया गया। बात समझ में आ गई? तो अब से आपको जब भी कोई पूछे एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लेना है हमेशा? मतलब बिल्कुल सीधा वाला, ऐसे। तो अब मैं बोलूँ कि मेरा और आंशिक का डिस्टेंस कितना था, वो सीधा एकदम मेजर करना। बोले सर ये वाला, ये सर डिस्टेंस नहीं, ये तो फालतू वाला था। अरे सर ये सब, रिमेम्बर डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट वो। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम बात करेंगे दो पॉइंट, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस की, आपको उस पॉइंट से उस लाइन पे क्या ड्रॉप करना है? एक 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और फिर वो इसकी जो लंबाई होगी वही उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस करना था। ये बात समझ में आ गई? सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द लाइन। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई बोलो, अरे क्या रो रहे हो रे? हम्म, रही हो एकदम मस्त बैठी हो, आराम से रही। अरे लगता है कि डॉन बैठा है, क्योंकि एंट्री करे ना तो लगे कि यार डॉन बैठा है, तुम यू आप चिक, क्या बोलती है रे टिंगली, है क्या नहीं? री मारना, अच्छा एंट्री पढ़नी चाहिए, वट पढ़ना चाहिए, वट। क्या गाथा है क्या नहीं? ये गाथा के मेंबर है ना सर? एक बात तो कोई क्या सामर्थ्य को तो, हाँ ठीक है सैम, है क्या नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब से
एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस किसे बोलना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर ये कंसिडर पढ़ क्यों रहे हो? देखो, सपोज करो कि एक सर्कल है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो हम समझने वाले हैं, ठीक है, वो थ्योरम है 9.5। देखो, सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है। सपोज क्यों करना है ही ना। थैंक यू अंशी, मुझे इतना हंसना आ रहा है कि मैं पेट दुख रहा है। मैं डिगली तो बोल क्या रही है यार? चलो, ये दोनों सारी जगह है। तू एग्री तो कर, हमें तो जगह मिली। तू एग्री कर सारा पोस्ट। ओके, अब सुनना ध्यान से। देखो, ये एक सर्कल है, उसके बीच में एक सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस सेंटर, अच्छा ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ओके, सो कॉर्ड्स आर इक्वल, पहले से दे दिया है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस कॉर्ड और इस सेंटर का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा? परपेंडिकुलर। तो हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट और लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, सही है। तो मैं बोलूंगा ये किसका डिस्टेंस है? कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस सेंटर से, D1, समझ गए। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है PQ वाले कॉर्ड का सेंटर से, तो अगेन मैं क्या ड्रॉ करूंगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, राइट है। तो मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये आ गया डिस्टेंस D2। थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है एक ही सर्कल में, या अगर दो सर्कल अलग अलग किए तो वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, सब कुछ सेम हो जाएगा उनका, ठीक है। तो अगर एक ही सर्कल है और उनके अंदर दो इक्वल कॉर्ड है कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, मान लो ए बी 10 और, हाँ, ए बी 10 और पी क्यू भी 10, उस समय दोनों कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी? इक्वल। तो थ्योरम क्या बोलता है? इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। इक्वल कॉर्ड है तो उनका सेंटर डिस्टेंस भी कैसा होगा? इक्वल। हाँ, क्या ना, बस मैं बड़ा कुछ सेव, पॉज करके सेव करना पड़ा। जैने स्टूडेंट